हाँ, तो टेंस के सारे वीडियोज़ अगर आपने देख लिए तो टेंस का टॉपिक वैसे कवर हो गया, लेकिन उसी का एक छोटा सा पार्ट है वो अपना है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स, यानी कि टेंस में आता है। ये भी बहुत सारी बातें तो टेंस अपन पढ़ चुके, लेकिन कुछ बातें ऐसी और हैं जो अपन को और पढ़नी चाहिए, ठीक है। वो बहुत सिलेक्टिव सारी चीज़ें मैंने सेलेक्ट कर ली एक एक करके। उसको अगर आप इन शायद 15 या 12 रूल बनेंगे, 12 to 15 रूल्स बनेंगे, उनको अच्छे से देख लेना, फिर उसके बाद कुछ नहीं जाएगा। और अभी आपका टेस्ट है ही, तो फिर अच्छे से आपको टेस्ट भी देना है। सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। पहला रूल है कि कुछ वर्ब्स या एडजेक्टिव या फ्रेज ऐसी होती है जिनमें टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग होगा। मैं एक बात बता दूं कि वैसे टू के बाद में मोस्टली वर्ब्स के बाद में टू के बाद में वी1 आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। लेकिन ऐसी खूब सारी वर्ब्स हैं जब टू के बाद में वी1 नहीं आके वी1 प्लस आईएनजी आती है, ठीक है। वो कौन कौन सी वर्ब है? यूज्ड टू, एडिक्टेड टू, लुक्ड फॉरवर्ड टू, गिवन टू, प्रॉन टू और इन एडिशन टू। से सिलेक्टेड है जो एग्जाम में मोस्टली पूछी जाती है, बस इतनी सी याद करनी है। ये जब भी आ जाए उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती, टू के बाद में वी1 नहीं आता, प्लस यानी कि वहाँ पर वी1 प्लस आईएनजी आता है। जैसे एग्जाम्पल ये मैं 3-4, ही इज़ एडिक्टेड, तो यहाँ आपने क्या देखा? एडिक्टेड टू, तो यहाँ क्या आ गया? स्मोकिंग, आईएनजी आ गया, स्मोकिंग, वी1 प्लस आईएनजी। ऐसे एग्जाम्पल ये अपने आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, तो लुक फॉरवर्ड बोल दो चाहे लुकिंग फॉरवर्ड बोल दो, आगे क्या है? लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद में आ गया मीटिंग, आईएनजी आ गया। ऐसे ही ही वॉज यूज्ड टू देख लिया आपने, तो ड्राइविंग, ठीक है, टू के बाद में ड्राइविंग आ गया, मतलब आईएनजी आ गया। ऐसे ही गिवन टू, तो आगे क्या आ गया? ड्रिंकिंग, ही इज़ गिवन टू ड्रिंकिंग। और फिर एक ही इज़ प्रॉन टू मेकिंग द सम मिस्टेक, यानी कि यहाँ क्या आया? प्रॉन टू आ गया, तो प्रॉन टू वर्ब के बाद में क्या आएगा? मेकिंग द सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन। तो बहुत ईजी है, इनको सिलेक्टेड को 5-6 याद करनी है। उसके बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है, भले ही टू ही क्यों ना हो। फिर इसी से रिलेटेड 2 रूल और हैं जो आपकी बुक में भी है। क्या है? कि ऐसी कुछ वर्ब्स हैं जिनके बाद में टू के बाद में वी1 का यूज होता है, ठीक है। वो कौन कौन सी वर्ब है? वॉन्ट, डिसाइड, रिफ्यूज, एक्सेप्ट, होप, एक्सपेक्ट, प्रोमिस, लर्न, फेल, विश, आस्क, इनवाइट, ऑर्डर। ये सब ऐसी है जिनके आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। एग्जाम्पल देख लो, आई होप है, आई होप देखते ही आपको नजर आ गया होप, तो होप है तो वहाँ पर क्या आ जाएगा? टू गो तो यही रहेगा, गो मतलब 2 प्लस वी1 आ जाएगा, क्योंकि आपने होप देख लिया। वी हैव डिसाइडेड देख लिया, तो आपको 2 प्लस लीव लगाना है, टू लीव, ठीक है। 2 प्लस वी1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लीव का लीव आएगा, ना तो लिविंग आएगा ना लिव्ड आएगा, ओनली फॉर वी1 आ जाएगा। ऐसे ही ये सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, वैसे 2 एग्जाम्पल बहुत है, बस आपको ये वर्ब्स याद करनी है। ऐसे ही एक रूल और है, इन वर्ब्स के बाद वी1 प्लस आईएनजी का यूज़ होगा, यानी कि ये ऐसी वर्ब है जिनमें वी1 प्लस आईएनजी का यूज़ होगा। वो अलग थी, वहाँ पर भी वी1 प्लस आईएनजी का यूज़ होगा, लेकिन कब? टू होते हुए भी, वो अलग रूल है। यहाँ पर टू का कोई इशू नहीं है, ये जब भी आपको दिख जाए तो उसके आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा। लाइक, एंजॉय, हेट, सजेस्ट, माइंड, फिनिश, डिसलाइक, अवॉइड, प्रिवेंट, फॉरगिव, कीप, इन सब के आगे। जैसे कि आई इंजॉय, तो डांस है ना, तो यहाँ आ जाएगा डांसिंग, ठीक है, ये कहना चाह रहा हूँ मैं, डांसिंग आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपने क्या देखा? इंजॉय देख लिया। आई डोंट माइंड देख लिया, माइंड है तो यहाँ पर बी है ना, तो बी का हो जाएगा बीइंग, ठीक है, बस बीइंग अलोन। तो बहुत ईजी है, आईएनजी फॉर्म आएगी वी1 प्लस आईएनजी। तो ये तो रूल हो गए अपने, कुल मिला के 3 रूल कंप्लीट। हाँ, ऐसे ही बहुत शानदार। फिर नेक्स्ट रूल देखो, वो है कि इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ टाइम, या फिर इट इज़ टाइम फॉर यू, इतना आ जाए। इनके बाद में अगर खाली जगह हो, इसका मतलब क्या है? खाली जगह, फिल इन द ब्लैंक्स हो, तो 2 प्लस वी1 आती है। एक चीज़ तो आपको ये समझ आ गई, ठीक है। लेकिन इनकी जगह खाली जगह ना हो, और यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स ना हो, और उसके बाद में सब्जेक्ट हो, किन के बाद में? इन सब के बाद में वापस इट इज़ टाइम, इट्स टाइम, इन सब के बाद में अगर सब्जेक्ट हो, तो फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। बहुत बड़ा रूल है ये। जैसे एग्जांपल लेते हैं अपन, इट इज़ हाई टाइम टू यू। अब देखना, इट इज़ हाई टाइम, उसके बाद में खाली जगह नहीं है, यू है, और यू क्या है? यू एक सब्जेक्ट है, और यू अगर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, यानी कि डू की 3 फॉर्म होती है, मैंने लिखवा रखा है ना, डू, डिड और डन, ये तीनों फॉर्म याद है। तो डू, डिड, डन, और चौथी होती है डज, वो तो खैर आगे की बात है। फिर 5वीं डूइंग, इस तरीके से चलती रहती है। फिर चौथी डूइंग मान लो, ठीक है, ये डूइंग हो जाएगी, ये डज हो जाएगी, इस तरीके से। लेकिन उनकी ज़रूरत नहीं है, 3 फॉर्म ज़्यादा काम आती है।
तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म हो जाएगी डू की डन। डन क्यों आई, सॉरी वो डिड, सॉरी सेकंड फॉर्म डू की क्या हो जाएगी डिड। अब डिड क्यों आई, डिड आई क्योंकि सब्जेक्ट था, इट इज़ हाई टाइम के बाद में यू सब्जेक्ट था, इसलिए डू का डिड हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट है इट इज़ टाइम। इट इज़ टाइम के बाद में सब्जेक्ट है क्या, नहीं है, तो होम है, तो अगर सब्जेक्ट नहीं है तो क्या आएगा 2+V1, यानी कि 2+V1 का मतलब टू गो। गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होती है, गो वेंट गोन, तो गो फर्स्ट फॉर्म है तो 2+V1 आएगा। ऐसे इट इज़ टाइम यू, फिर सब्जेक्ट आ गया। ठीक है, यहाँ अगर सब्जेक्ट है तो वापस टेक का क्या आ जाएगा टुक, टेक टुक टेकन, तो यहाँ पर टुक आ जाएगा। सेकंड फॉर्म क्या होती है टुक, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म। बहुत बढ़िया रूल था ये। नेक्स्ट तो पांचवा तो वैसे पढ़ा हुआ भी होगा कि जितने भी मॉडल हैं कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, है ना, और टू, ये सब नीड, इन सब के मॉडल के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। याद रखना, आप ऐसे याद हो जाएगा, मॉडल्स पढ़ी रखे अपन ने, तो मॉडल्स के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यू शुड, शुड क्या है मॉडल है, तो रेस्पेक्ट का रेस्पेक्ट ही आ जाएगा क्योंकि ये एक मॉडल है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, बड़ों का इज्जत वाली बात है। वन मस्ट नॉट, ये मस्ट नॉट है, और मस्ट क्या होता है मॉडल है, तो इसके बाद में भी वो का वो की आएगा क्योंकि वो खुद अपने आप में की फर्स्ट फॉर्म है, V1 है। ठीक है, ये रूल कंप्लीट हो गया। छठा रूल है यदि ब्रैकेट में, ब्रैकेट का मतलब कोष्टक, जो ब्रैकेट बना होता है ना, ये ब्रैकेट ऐसा वाला, अगर ब्रैकेट में बी हो, बी वर्ब दी गई हो, तो इज, आर, एम या फिर वोज, वर, यानी कि या तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस या पास्ट कॉन्टिन्यूस का यूज होता है। कब, जब ब्रैकेट में बी दे रखा हो, बी ई बी, देखो ये बी। यू, अब यहाँ पर बी देख लिया ना, तो अब यू क्या है, यू फर्स्ट मतलब कि सिंगुलर है या बहुवचन है, मतलब सॉरी वो सिंगुलर है यानी कि एक वचन या फिर प्लूरल यानी बहुवचन, सब्जेक्ट कैसा है, तो आपको पता है यू क्या है प्लूरल है। ठीक है, प्लूरल मतलब बहुवचन है, तो यहाँ पर बहुवचन वाली आएगी क्योंकि आपको पता है इज सिंगुलर के साथ लगता है, एम आई के साथ लगता है, ठीक है, आर प्लूरल के साथ लगता है। लेकिन फिर क्वेश्चन दो उठेंगे कि या तो आर आएगा या वर आएगा, क्योंकि और तो कोई आ नहीं सकता, या तो आर आ सकता है या वर आ सकता है, क्योंकि वहाँ पर यू है। फिर दिमाग में आएगी या तो आर आ सकता है या वर आ सकता है, लेकिन सेंटेंस किस में चल रहा है, तो बिकॉज द टीचर्स लाइक यू, मतलब ये पूरा का पूरा सेंटेंस एक प्रेजेंट टेंस में चल रहा है। पास्ट की तो यहाँ पर कहीं पर भी आपको नजर नहीं आ रहा, पास्ट सिंपल प्रेजेंट चल रहा है, तो प्रेजेंट के लिए कौन सी वर्ब आएगी, प्रेजेंट वाली आएगी आर। ठीक है, तो यू आर। नेक्स्ट है रेन ए गिफ्ट, गिफ्ट है ना, रेन ए गिफ्ट ऑफ नेचर, रेन ए गिफ्ट ऑफ नेचर। तो अब देखो यहाँ पर रेन और यहाँ पर बी है, तो ये भी एक प्रेजेंट टेंस है, और प्रेजेंट टेंस वो भी क्योंकि रेन क्या बारिश सिंगुलर को इंडिकेट करती है, भाई रेन का मतलब बारिश एक ही तो है, तो रेन अगर बारिश है तो या तो इज आएगा या वोज आएगा। अब वोज तो आ नहीं सकता क्योंकि पास्ट में सेंटेंस नहीं चल रहा, सिंपल प्रेजेंट में चल रहा है, तो इज आ जाएगा। ठीक है, तो रेन इज। नेक्स्ट रमेश वॉज एक्टिंग, अब यहाँ पर आपको अंदाजा हो गया कि सेंटेंस किस में चल रहा है, पास्ट में, तो गारंटी है रमेश वॉज एक्टिंग एज इफ। अच्छा, इसमें दो बातें, एक रूल और साथ में याद कर लेना, इसी से जुड़ा हुआ, मैं चाहता तो उसको अलग भी लिखवा सकता था। अगर आपको सेंटेंस में एज इफ दिख जाए, एज इफ, ध्यान से सुनो, अगर सेंटेंस में आपको एज इफ दिख जाए तो एज इफ के बाद में सब्जेक्ट के बाद में वर ही भरा जाता है। लिखवा देता हूँ साइड में कि अगर आपको सेंटेंस में एज इफ दिख जाए और एज इफ के बाद में सब्जेक्ट हो तो उसके बाद में हमेशा वर ही आता है। वैसे भी अपने आप एक रूल है, लेकिन उसको इसी के साथ याद कर लो, अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। रमेश वॉज एक्टिंग एज इफ ही, तो उस हिसाब से भले ही हो, यहाँ पर ऐसा मत सोचना कि ही के लिए वोज आएगा, वोज नहीं आएगा, हमेशा क्या आएगा, वर ही आएगा। ये भी एक अपने आप में रूल है, क्योंकि रूल है एज इफ प्लस सब्जेक्ट के बाद में वर आता है, चाहे सब्जेक्ट कोई सा भी हो, सिंगुलर प्लूरल कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ तो वर ही आएगा, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये 6 रूल अपने कंप्लीट हो गए। अब देखो ऐसे नेक्स्ट रूल, और नेक्स्ट वाला रूल है आपका रूल नंबर 7। ठीक है, बहुत इजी है ये भी। आपको जब भी सेंटेंस में लेट, मेक, सी, हियर, वुड, रैदर है, सॉरी वुड रैदर या फिर हैड रैदर, ये तो एक ही साथ है, वुड रैदर या फिर हैड रैदर, ये अगर दिख जाए ना, जब भी, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, 2 बार 2-4 प्रैक्टिस करोगे तो इजीली याद हो जाएंगे। उनके बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उनके बाद में हमेशा क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन मैंने एक रेड पेन से बात लिखी है कि रिक्त स्थान से पहले फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि जो ये वर्ड है लेट, मेक, सी, हियर, वुड रैदर, हैड रैदर, ये फिल इन द ब्लैंक से पहले होनी चाहिए, उसके बाद में हमेशा वर्ब फर्स्ट फॉर्म आएगी। जैसे कि देखो यू हैड बेटर, ये देखो खाली जगह से पहले है ना हैड बेटर,
हैड बेटर खाली जगह से पहले होना चाहिए, फिल इन द ब्लैंक से पहले होगा तो उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, मतलब कि यहाँ पर टेल का टेल ही आएगा जो ब्रैकेट में है, ठीक है। सेकंड है लेट, ये भी खाली जगह से पहले लेट में, तो स्पीक का स्पीक ही आएगा, ठीक है। स्पीक की फर्स्ट फॉर्म भी स्पीक ही होती है, बस सिंपल है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एक 8वां रूल अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस, सिचुएशंस का मतलब है परिस्थिति को देखते हुए, ये एक कंडीशन पर डिपेंड करता है कि उस टाइम की परिस्थिति कैसी है, ऐसा भी रूल होता है जो मतलब कॉमन सेंस वाला एक तरीके से, कि जैसे कि डोंट मेक ए नॉइज द बेबी इज स्लीपिंग। अब यहाँ पर कोई रूल नहीं लग रहा, डोंट का मतलब ये तो डू नॉट है, डू नॉट तो प्रेजेंट सिंपल को इंडिकेट करता है, लेकिन वहाँ पर कोई प्रेजेंट सिंपल के रूल अप्लाई नहीं करना, ये कुछ परिस्थिति जन्य होते हैं। यानी कि डोंट मेक ए नॉइज द बेबी इज स्लीपिंग मतलब कि शोर मत करो, बेबी क्या कर रहा है, सो रहा है, तो बेबी इज स्लीपिंग। तो ये चीज़ें बहुत ईजी है जिसको कॉमनली अपन ऐसा भी याद रख सकते हैं। अगर यहाँ पर प्लूरल फॉर्म होता तो आर स्लीपिंग आ जाता, वो खैर समझते हो आप। अगला है लुक देयर, लुक देयर मतलब वहाँ देखो, द डॉग्स आर कमिंग टुवर्ड्स अस मतलब कि वो हमारी तरफ आ रहे हैं, देखो मतलब ऐसी कंडीशन के अकॉर्डिंग है, तो वहाँ पर भी क्या आ जाएगा, वहाँ देखो सम डॉग्स, तो यहाँ पर आ जाएगा सम डॉग्स आर कमिंग। तो ईजी है, ज़्यादा मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। तो द डॉग्स आर कमिंग टुवर्ड्स अस, ये परिस्थिति के अकॉर्डिंग होता है, लेकिन इज स्लीपिंग आर मतलब टेंस कॉन्टिन्यूस आता है। आ रहे हैं, बेबी सो रहा है मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, रहा है, रही है, समझ पा रहे हो ना, जो एट प्रेजेंट काम हो रहा हो, प्रेजेंट में एट प्रेजेंट काम चल रहा हो, वहाँ पर सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। फिर 9वां रूल है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3। इसको देख के आपको लगेगा ये तो एक्टिव पैसिव है, बिल्कुल सही सोचा आपने, पैसिव वॉइस है ये। जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है सब्जेक्ट हेल्पिंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म, वो पैसिव वॉइस होता है, बिल्कुल सही सोचा आपने। लेकिन ये रूल कब लगता है कि यदि सेंटेंस में किसी टेंस की तो पहचान हो रही है आपको कि हाँ यार इसमें टेंस तो ये है भाई, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, वो पता चल रहा है, लेकिन दिया गया जो सब्जेक्ट है ना, वो सब्जेक्ट उस काम को नहीं कर रहा, उस वर्ब को नहीं कर रहा, उस क्रिया को न कर सके, तो उस टेंस में हमेशा पैसिव वॉइस आती है। हालांकि थ्योरी याद करने की जरूरत नहीं है, ये तो ऐसे ही याद हो जाएगा, लेकिन ये थ्योरी आपको समझने के लिए है कि ये वाला रूल कब लगेगा। जैसे कि द थिफ का मतलब चोर, डैश यस्टरडे, तो चोरों को कौन पकड़ रही है आपको पता है, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, द थीफ सब्जेक्ट है, लेकिन सब्जेक्ट है ना वो वर्ब नहीं कर रहा, खुद पकड़ा जा रहा है वो, तो समझ पा रहे हो ना। यानी कि द थीफ अरेस्ट तो हो रहा है, लेकिन कौन अरेस्ट कर रहा है, पुलिस अरेस्ट कर रही है, जो इस सेंटेंस के अंदर कहीं पर भी पुलिस की बात मेंशन नहीं है, समझ में आ गई। मतलब ऐसा काम कि सब्जेक्ट दी गई वर्ब को नहीं कर सके। यहाँ पर सब्जेक्ट है चोर तो खुद पकड़ा जा रहा है, वो थोड़ी मतलब पकड़ रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो वहाँ पर हमेशा हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 आएगा। तो यस्टरडे है ना, तो द थीफ वॉज अरेस्टेड, ये अरेस्ट है ना, तो इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म अरेस्टेड, ये ध्यान रखना, ठीक है। द थीफ वॉज अरेस्टेड, अगर यहाँ पर बहुत सारे होते हैं तो वर अरेस्टेड आ जाता, बात समझ में आ गई ना। तो ध्यान रखना सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 का मतलब अरेस्ट की थर्ड फॉर्म अरेस्टेड। अब ऐसे नेक्स्ट सेंटेंस देखो, मैनी बुक्स डैश एवरी ईयर ब्रैकेट में पब्लिश, बहुत सारी बुक्स मार्केट में या फिर हर साल पब्लिश हो रही है। अब बहुत सारी बुक्स है, पब्लिश हो रही, कौन पब्लिश कर रहा है, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, मैनी बुक्स, तो बुक्स तो खुद पब्लिश हो रही है, तो मैनी बुक्स सब्जेक्ट है, लेकिन पब्लिश होने का काम बुक्स नहीं कर रहा, कोई और पब्लिश कर रहा है। बुक्स को पब्लिश तो और कोई करेगा, बुक्स तो क्या है, ये तो एक निर्जीव प्राणी है, इसमें जीव थोड़ी खुद पब्लिश करने आ जाएगी। तो ये सब्जेक्ट है मैनी बुक्स, लेकिन वर्ब का काम नहीं कर रहा। तो ऐसी कंडीशन में क्या आ जाएगा, ऐसी कंडीशन में सब्जेक्ट के बाद में मैनी बुक्स के बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी तुरंत, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो अब देखो ये चीज़ है कंटिन्यू, हर साल काम जारी है, कंटिन्यू। तो ये मैनी बुक्स आर और पब्लिश का हो जाएगा पब्लिश्ड। अब यहाँ ध्यान रखना, आप ये मत सोचना कि आर अगर आया है प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब आई है तो पब्लिशिंग कर दें, पब्लिशिंग नहीं, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, क्योंकि ये पैसिव वॉइस का रूल है, ठीक है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। मैनी बुक्स आर पब्लिश्ड एवरी ईयर, हर साल, एवरी ईयर की बात चल रही है, तो कॉन्टिन्यूस टेंस है, सॉरी वो प्रेजेंट टेंस है, इसलिए प्रेजेंट वाली फॉर्म आएगी, मतलब हेल्पिंग वर्ब आएगी, आर आ जाएगा। वहाँ पर यस्टरडे था, तो यस्टरडे देखते ही दिमाग क्लिक कर गया, पास्ट की बात आएगी तो पास्ट में वॉज या वर में से आएगा, लेकिन आपको पता है थीफ चोर एक ही था तो वॉज आ गया, इजी है।
अब देखो 2 रूल हो रहे बस, बहुत है इतने। अगर आपने शानदार तरीके से अगर इनको अच्छे से रिवीजन कर लिया तो आपके कहीं पर भी 10 मार्क्स नहीं कटेगा। देखो मैं वो चीज़ें कराता हूँ जो बिल्कुल प्रॉपर आपके सारी कुछ मर्ज हो जाए। वैसे फालतू में आप बहुत सारे मटेरियल पढ़ने की जरूरत नहीं होती, एग्जाम में आता भी नहीं है और काम का भी नहीं अपने आगे इन फ्यूचर भी, ठीक है। तो ध्यान रखना 2 सेंटेंस और लिए अपन ने कि सेंटेंस में पास्ट टेंस हो, अगर कोई वाक्य के अंदर पास्ट टेंस नजर आए आपको और उसके बाद में क्या हो, एज इफ हो, और एज इफ के बाद में सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद में हेड प्लस V3 होगा, ये रूल है। यानी कि सेंटेंस पास्ट में होना चाहिए। मैं चाहता था कि शॉर्ट में लिख लेता, पास्ट टेंस प्लस एज इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा, फिक्स रूल है। जैसे कि ही क्राइड एज इफ ही, यानी कि वह ऐसे रोया जैसे कि वो पागल हो गया था, तो यानी इनसेन का मतलब पागल हो जाना। तो ही क्राइड एज इफ ही, अब क्या आ जाएगा, हेड और V3, गो का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, गो वेंट गोन, ठीक है। तो ही क्राइड एज इफ ही हैड गॉन इनसेन, इजी हो गया। नेक्स्ट है ही, यदि सेंटेंस में प्रीपोजिशन का यूज हो रहा हो, और प्रीपोजिशन भी सारी नहीं याद करना, कहीं ढूंढने लग जाओ सारी की सारी, उतनी नहीं होती, हजारों प्रीपोजिशन होती है, लेकिन बस फिक्स सिलेक्टेड होती है, ऑफ, ऑन, विदाउट, फ्रॉम। आपके लेवल, अपने को क्या होता है हमेशा सिलेबस की अकॉर्डिंग स्टडी करनी चाहिए, बस उस अकॉर्डिंग ध्यान रखते हुए चलना। हाँ, उसका थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेवल एडजस्ट कर लिया जाए तो आगे अपने काम आ जाए, तो इससे ऊपर नहीं पढ़ना। ऑफ, ऑन, विदाउट, फ्रॉम, अगर ये आ जाए तो उनके बाद में खाली जगह हो, फिल इन द ब्लैंक्स हो, उसके बाद में क्या हो, फिल इन द ब्लैंक्स हो, तो फिर उसके बाद में आगे जो आएगा V1 प्लस ING आएगा। जैसे कि मोहन इज इंटरेस्टेड इन, प्रीपोजिशन का यूज हो रहा है इन, ठीक है, यानी कि ऑफ, इन भी लिख लेना कहीं पर, इन। तो प्रीपोजिशन क्या यूज होगी, मोहन इज इंटरेस्टेड इन स्टोरीज, तो क्या आ जाएगा, राइटिंग, ठीक है, ये आ जाएगा राइटिंग। नेक्स्ट ही वेंट ऑन विदाउट, यानी कि ही वेंट ऑन आ गया, ऑन क्या है, प्रीपोजिशन, तो स्टॉप का क्या आ जाएगा, स्टॉपिंग। तो बहुत इजी है, इस तरीके से अपना ये जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। अब इस कुल मिला के अब टेंस का टॉपिक बिल्कुल शानदार तरीके से पूरा कंप्लीट है। 101 101 सेंटेंस में आपको पहले दे चुका, बहुत एक दो टेस्ट पहले भी हो चुके हैं, और एक टेस्ट आज और आ रहा है अभी 6 बजे, बहुत ही शानदार बड़ा टेस्ट होगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, उसमें ये सारी बातें ये भी इंक्लूड है, प्लस वो रूल्स के जो वीडियोस थे ना अपने पूरे टेंस के, उसमें भी सारे सेंटेंस आपको टेस्ट देना है शानदार तरीके से, ठीक है। तो ओके।